हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा के विषय में बताऊंगा। जिस जातक की राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही हो, राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा और मिथुन लग्न हो, तो सभी 12 भाव फल जहां पे भी बुध बैठा होगा, लग्न से 12 भाव, तो ये वीडियो स्पेशली राहु में बुध और मिथुन लग्न के लिए है। उन जातकों के लिए स्पेशल है। और ऐसे जो जातक जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, गहन अध्ययन है ज्योतिष का, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी जन यदि मेरे से कुंडली विश्लेषण कराना चाहता तो ये मेरा नंबर है आइडिया का 7697878256 और ये एक जियो का नंबर है। ठीक है, तो आप ये कॉलिंग नंबर है, ये कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप दोनों नंबर है, और ये जियो का सिर्फ कॉलिंग नंबर है। ठीक है, इसमें संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। वीडियो देखने और सुनने दोनों में रुचिपूर्ण होगा, क्योंकि पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन भी बनाया गया है। मिथुन लग्न में राहु की महादशा, ठीक है, बुध की अंतर्दशा। महादशा राहु की जो 18 वर्ष की होती है, और जो बुध की अंतर्दशा होगी 2 वर्ष 6 माह 18 दिन होगी। क्योंकि राहु तो 18 वर्ष आपको फल देगा नहीं। आपकी जो अंतर्दशाएं हैं वो एक्टिव होती है। अंतर्दशा, प्रत्यंतर्दशा, ये काफ़ी उपयोगी रिजल्ट देती है। क्योंकि राहु बहुत 18 वर्ष चलेगा, तो राहु की अंतर्दशा, यदि बुध की भी अंतर्दशा बहुत लंबी चलती है, जैसे 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, यदि ये बुध प्लानेट आपका खराब है कुंडली में, तो निश्चित रूप से काफ़ी तकलीफदेह होता है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी मैं बता दूं। बुध के साथ क्या है कि बुध के बारे में कहा गया है कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मतलब बुध ग्रह साहचर्य से फल देता है। बुध जिसके साथ बैठा वैसे फल देने लगता है। शुभ ग्रह के साथ रहा तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ तो अशुभ। बुध को केंद्र दोष लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्र को केंद्र दोष लगता है, बुध को कम लगता है। तो चंद्र को सबसे कम लगता है केंद्र का दोष, फिर बुध को, फिर गुरु को, फिर शुक्र को। ठीक है, तो बुध को केंद्र दोष तो लगता है, लेकिन कम लगता है। बुध चंद्र की तरह तेज है। बुध चंद्र को शत्रु मानता है। जो बुध ग्रह है, चंद्र को, चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा के कोई दुश्मन नहीं। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के एक राशि आगे पीछे ही मिलेंगे। आप कोई भी कुंडली में देखो, शुक्र और बुध हमेशा आगे पीछे ही मिलेंगे, सूर्य के एक राशि आगे या पीछे। अतः सूर्य के कारण बुध और शुक्र अस्त मिलते हैं। ऐसा 90% कुंडलियों में देखा जा सकता है। अस्त ग्रह अपने फलों में कमी करते हैं। फल दीपिका में लिखा हुआ है कि अस्त ग्रह जो होते हैं, फल दीपिका में लिखा हुआ है कि अस्त ग्रहों की दशा भी काफ़ी, दशा अंतर्दशा काफ़ी तकलीफदेह होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे चलें। देखो, फलित के 5, 6, 7, 8, 10 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो है 5 तरीके में से केवल 2 तरीकों पे विचार करूँगा। एक तो फलित का तरीका भाव और भावेश की स्थिति, जो लघु पारसरी के सिद्धांत है। षड्बल कुंडली देख के पता किया जा सकता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। काल बल कितना है, चेष्टा बल है, नैसर्गिक बल, दृक बल, दिग्बल, स्थान बल, ये सब षड्बल में काउंट होते हैं। ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध के जो नैसर्गिक कारकत्व है वो फलों में आपको रिफ्लेक्ट होंगे, दिखेंगे। राहु बुध, ठीक है, तो राहु के कारकत्व, बुध के कारकत्व बहुत जरूरी है। पाराशर मुनि ने लगभग 1800 योग बतलाए हैं। पाराशर मुनि ने लगभग 1800 योग बताए हैं। ठीक है, तो ये योग तो कुंडली देख के ही, किसी की कुंडली चार्ट पूरा एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है। कारक ग्रह का निर्णय, कारक ग्रह का निर्णय भी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। कौन सा ग्रह इसमें कारक है और अकारक है। ठीक है, भाव भावेश की स्थिति, कारक ग्रह का निर्णय, ये बिना कुंडली देख के हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इतनी कुंडली के बाद ही पता लगेगी पूरी डिटेल। यहाँ तो केवल आपको 2 चीज़ बताई जाएगी, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व और भाव भावेश के साथ भावेश की स्थिति, उनकी बैठक। देखिए, फल कथन में ग्रहों का स्वतंत्र कारकत्व का हमेशा ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो शुभ है या अशुभ है, उसी अनुरूप में फल जानना चाहिए। जैसे मैंने कि बुध के बारे में बताया कि बुध का अपना कोई ठिकाना नहीं है भैया। ठीक है, बुध जिस ग्रह के साथ होगा वैसे फल देने लगेगा। ठीक है, तो ये बुध के मैं यहाँ कुछ कारकत्व आपको देना चाहूँगा। ये बुध के कारकत्व है, आप जरूर देखें। जैसे कि बुध शिक्षा, विद्या, गणित, सांख्यिकी, बुद्धिमानी, विद्वता, वाणी, लेखन, हरा रंग, ज्योतिषशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, नपुंसक, त्वचा, दुनिया भर का इसमें बहुत सारा इंटरनेट, सारा कम्युनिकेशन बुध से माना जाता है। ठीक है, तो बुध के कारकत्व को आपको थोड़े से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी राहु में बुध की दशा चल रही है। और ये मैं यहाँ पे लगा दिया, आप चाहे तो बहुत अच्छे से बुध के कारकत्व स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो।
ये बुध के कारकत्व है। लेखन, वाणी, ज्योतिष, भय, नृत्य, भक्ति, बहुत बहुत विस्तृत है। अब मेन सिद्धांत यहाँ से चालू होता है, बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि में होने या 5वें भाव पर शुभ फल देता है। महाराज पाराशर ने बताया बुध लग्न से के केंद्र त्रिकोण में हो, तो जनरल सिद्धांत है ज्योतिष के, कोई भी ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो अच्छे फल के देते हैं। उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो तो अच्छे फल देंगे, और 5वें भाव में भी बुध अच्छे फल देगा। दशापति से 11वें, तीसरे, 9वें, 10वें भाव में हो तो शुभ फल भी बताए गए हैं। यदि दशापति कौन, राहु से बुध 11वां, तीसरा, 9वां, 10वां हो, ठीक है, राहु की कुंडली बनानी पड़ेगी, राहु से बुध को देखना पड़ेगा, 11वां, तीसरा, 9वां, 10वां होगा तो अच्छे फल बताएं। बुध यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो या शनि से युत या दृष्ट हो तो अशुभ होकर भाग्य हानि करते हैं। पाराशर महाराज ने बताया बुध यदि 6ठे और 8वें भाव में हो लग्न से, ठीक है, तो शनि से युत या दृष्ट हो तो अशुभ होकर भाग्य हानि करते हैं। बुध मारक भाव में, जैसे दूसरे भाव में या 7वें का स्वामी हो तो, ठीक है, दूसरे और 7वें का स्वामी हो तो अशुभ फल देते हैं। मतलब अभी आपको बताया जाएगा कि बुध कहाँ मारक होते हैं, क्या बुध मिथुन लग्न में मारक होंगे या नहीं होंगे, आगे विश्लेषण करेंगे। दशेश से ग्रह की स्थिति देखो, जनरली मैं आपको सभी को बताया हूँ, अनेक वीडियो में बताता हूँ कि षडाष्टक बहुत खराब फल देता है। मतलब राहु से बुध यदि 6ठा हो और बुध से राहु 8वां हो तो इसको षडाष्टक बोलेंगे। और यदि राहु और बुध पहले और दूसरे भाव में बैठे हों, द्विद्वादश, राहु बैठा हो पहले भाव में, दूसरे भाव में बुध बैठा हो, ठीक है, तो ये आपस में 2-12 की स्थिति बनती है जो अच्छी नहीं कहलाती है, ये अच्छे फल नहीं देते। शुभ क्या कहलाते हैं, नवम पंचम का योग, जैसे राहु से बुध नवम हो या पंचम हो तो शुभ, एक साथ भी शुभ, 3-11 का योग भी शुभ माना जाता है, ऐसी स्थिति अच्छी रहती है। राहु के बारे में बताया है होरा शास्त्र में, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसमें कि राहु और केतु ये दोनों जिस भाव के साथ रहते हैं, तो जिस जिस भाव में रहते हैं उसी भाव भावेश के अनुसार फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु केतु की तो अपनी कोई राशि है नहीं। यदि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए कि राहु केतु हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छे फल भी देते हैं, क्योंकि जनरली राहु और केतु के बारे में एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही नेगेटिव बात एस्ट्रोलॉजर करते हैं, तो लोग जनरली डरते हैं। और बहुत सारे लोग तो कुंडली देखने से उनको कोई मतलब नहीं हो, वो राहु केतु की ही बात करते रहते हैं, राहु केतु शनि की। आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको सभी ग्रहों को सम्मान देना चाहिए और सभी ग्रहों की बराबर बात करनी चाहिए। उत्तर कालामृत ग्रंथ में और अधिक विवरण दिए गया इस विषय में, राहु केतु के बारे में। अब यहां से आपका जो मेन कुंडली है, जैसे कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है और आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि भाई इसमें क्या किस प्रकार से फल होंगे, राहु कहाँ बैठा होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि राहु कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है। जैसे ये देखिए, राहु लग्न में बैठा हो, बुध मिथुन राशि में, और बुध यहाँ हो तो ये षडाष्टक कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से राहु यदि बुध 6ठे भाव में है तो ये भी षडाष्टक कहलाएगा। और ठीक उल्टा भी कर देते हैं, हो सकता है कि राहु 8वें भाव में बैठा हो और बुध लग्न में हो तो ये भी षडाष्टक कहलाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि राहु 6ठे भाव में हो, बुध लग्न में हो, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। तो ये षडाष्टक का योग कहीं पे भी बन सकता हो सकता है राहु 4था हो और बुध ऐसा बैठा हो 9वें भाव में, ये भी षडाष्टक कहलाएगा। हो सकता है कि बुध 11वें भाव में हो तो ये भी षडाष्टक कहलाएगा, बस राहु को 4थे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये षडाष्टक योग कहीं से ही बन सकता हो सकता है कि राहु आपका 7वें भाव में हो और बुध यहाँ पे हो तो ये षडाष्टक कहलाएगा, और यदि बुध धन भाव में हो तो भी षडाष्टक कहलाएगा। और ठीक ऐसा ही मैंने हर जगह से आपको देखना होगा। सिद्धांत ये है कि राहु और बुध की स्थिति 6-8 की नहीं होनी चाहिए। कैसे 6-8 गिनेंगे, जैसे राहु 9वां बैठा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये षडाष्टक बनी है, ठीक है। तो बुध से गिनेंगे तो ये 8वां कहलाएगा, 7वां यहाँ और 8वां यहाँ कहलाएगा। तो ये षडाष्टक स्थिति काफी फल देती है। तो क्या क्या फल देगा अब आपका राहु और बुध। अब बुध के बारे में बता दूं कि आपका बुध कैसा है साहब, ठीक है। इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में बुध कैसे फल देगा। देखिए, लग्नेश को कभी भी कोई दोष नहीं लगता, लग्नेश शुभ है और ये 2 केंद्र का स्वामी हो गया बुध, यहाँ 4th भाव का स्वामी हो गया। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था कि बुध को भी केंद्र का दोष लगता है। यदि ये बुध यहाँ पे बैठा हो इस तरीके से, ये केंद्र का दोष लगेगा, भले ही बुध उच्च का है लेकिन केंद्र का दोष लगेगा। यहाँ पे बैठा हो, भले ही बुध मिथुन राशि का हो लेकिन केंद्र का दोष लगेगा, याद रखना।
और बुध यहाँ पे यदि ये नीच का, तो नीच का हो जाएगा तो निश्चित रूप से खराब हो गया बुध, अच्छे फल देने की उम्मीद नहीं है। और बुध यहाँ हो तो केंद्र का जो दोष है उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा। सबसे ज्यादा केंद्र का दोष इसको अपनी राशि में ही लगेगा, ठीक है। तो बुध यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली में, पूरे ग्रहों का मैं विवरण बताऊंगा आपको। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होके शुभ है यदि ये बुध भले ही छठे और आठवें भाव में ना जाए, छठे आठवें और 12वें भाव में, यदि बुध छठे आठवें 12वें भाव में जाएगा तो उसकी शुभता में कमी आएगी, तकलीफ देगा आपको। लेकिन बुध जो है, राहु में बुध क्या फल देगा, जब राहु में बुध की दशा चल रही तो ये बुध चौथे भाव के फल देगा और लग्नेश के फल देगा। तो आप जरूर जानना चाहोगे कि भैया ये लग्नेश के क्या क्या फल हो सकते हैं और ये चतुर्थेश के क्या क्या कारकत्व और फल हो सकते हैं, ये तो उम्मीद रहेगी आपको। देखिए लग्नेश में क्या होता है, शरीर रंग रूप स्वास्थ्य, बाल, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, सिर, कद, चेहरा, रूप, रंग, ये पूरा आपका व्यक्तित्व है। मतलब मान के चलो लग्न से सब कुछ है, हानि, लाभ, मान, सम्मान, बीमारी, शरीर, सब कुछ है, इतने फल आएंगे। मतलब हेल्थ का मेन इशू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चतुर्थ भाव के भी फल देने वाले हैं बुध। तो चतुर्थ भाव में क्या आएगा, चतुर्थ भाव में काफी कारकत्व है। मैं 2-4 मुख्य कारकत्व को आपको बताता हूं। शिक्षा, मुख्यतः शिक्षा है, राज्य, घर, कार, 4 पहियों के वाहन, माता, कुआ, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, भूमि, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, वेद शास्त्र का ज्ञान, प्रचार प्रसार, सभी प्रकार का पशुधन, छाती, सीना, हृदय, आंतरिक भाग, जमीन से संबंधित वस्तुएं, राजनीति, कारखाने, अनाज, खनिज पदार्थ, जमीन से संबंधित ब्याज एवं किराया, होटल, झुग्गी झोपड़ी, मौसम की स्थिति, भूकंप, जंगल, ज्वालामुखी, खदानों की दुर्घटना, सरकार में विपक्ष, लोकतंत्र, सरकार, नगर निगम उपचुनाव का परिणाम, स्कूल शिक्षा, बहुत सारे कारकत्व, इन सब चीजें के फलित आने के चांसेस हैं। लेकिन जरूर देखना कि आपका बुध कहाँ बैठा है। यदि बुध आपका छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो, और यदि राहु से ये षडाष्टक भी बनाता हो, ऐसी स्थिति यहाँ पे राहु बैठ जाए, ठीक है, तो स्थिति खराब होगा। अब ये सारी की सारी हर एक कुंडली में अलग अलग परिस्थिति बनेगी, ठीक है, इसलिए सारा का सारा फलित तो बताना संभव नहीं है। अब मैं बता देता हूं कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से बुरे। भाई बुध अच्छा है क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश को जनरली कोई दोष नहीं लगता, ठीक है, भले ये छठे 8वें 12वें भाव में ना बैठा हो, बस, ठीक। इसके बाद चंद्रमा यहाँ पे मारक माना जाएगा, लेकिन कई जगह हमने पढ़ने को मिला है कि चंद्रमा, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा मारक नहीं होगा, गुरु मारक हो जाएगा। ये विवाद का विषय है, इसमें नहीं जाता, लेकिन चंद्रमा जनरली मारक स्थान पे मारक, लेकिन अनेकों ग्रंथ में लिखा कि चंद्रमा मारक नहीं होगा। तो ये विवाद का विषय है, एस्ट्रोलॉजर का विषय है। सूर्य बहुत खराब होगा इस कुंडली में, क्यों कि तृतीय से अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। अब रही शुक्र, तो शुक्र इस कुंडली में क्या कहलाएगा, शुक्र पंचमेश हो गए तो शुभ है, लेकिन शुक्र का एक भाग कहाँ गया, शुक्र का एक भाग कहलाया द्वादश में, ठीक है। तो शुक्र का एक भाग द्वादश होकर खराब है और पंचमेश होकर शुभ है, तो इसका मतलब शुक्र मिश्रित फल देगा, है ना। अब मंगल देखते हैं, इस कुंडली में मंगल सबसे खराब है। एक तो इस 2 त्रिष्टायपति हो गया, वो एक उपचय हो गया, ये भी उपचय हो गया, त्रिष्टाय हो गया, तो मंगल खराब है इस कुंडली में, मंगल से कोई उम्मीद रखो। गुरु मारक भी हो गया और केंद्र का दोष भी लग गया गुरु को, तो गुरु भी बहुत शुभ नहीं है मिथुन लग्न की कुंडली में, क्योंकि ये मारक स्थान का स्वामी हो गया और ये केंद्र का दोष भी लगता है गुरु को। शनि अष्टमेश हो के अशुभ है, नवमेश हो के शुभ है, तो शनि मिश्रित हो गया। इस तरीके के फल होंगे। अब पूछेंगे साहब हम क्या रत्न पहने, आपको पहले बाधकेश बता देता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव बाधकेश होगा, तो सप्तम भाव क्या है, गुरु बाधकेश है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु बहुत खराब फल देगा, बाधकेश है। और तो और गुरु कहीं ये ऐसे यहां बैठ गया तो इसको केंद्र का दोष भी लग गया, ठीक है। भले यहाँ पे गुरु मीन राशि का हो गया, लेकिन केंद्र का दोष गुरु को लगेगा, इसका जरूर ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब इसके बाद मेष लग्न में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये लोग पूछते हैं जनरली, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी जो जातक है वो उसको कोई मंत्र बताओ तो वो एस्ट्रोलॉजर को ही पागल समझ बैठता है, ठीक है। उसको तो रत्न ही चाहिए, उसके दिमाग में टीवी वालों ने और इतना प्रचार प्रसार हो गया कि वो रत्न का दीवाना हो गया। मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसकी भलाई अपन चाहते हैं कि यार भाई महंगा रत्न ना पहने, ईश्वरी जब तब कर ले, लेकिन वो दुष्ट भी बिल्कुल रत्न ही पूछता है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत खराब लगता है कि आदमी को सच्ची रास्ते पे ले जाओ, लेकिन वो दुष्ट बुरी रास्ते में ही जाने पे उतावला रहता है। तो ठीक है भाई, अब तू रत्न पहनने पे दीवाना है तो पहन, हमें क्या जा रहा, हमारा क्या जा रहा भाई। लेकिन मैं आम मिडिल मैन के लिए बनाता हूँ वीडियो। देखिए आपको इस कुंडली में यदि आपको कुछ पहनना ही है, अब दीवाने हो पहनने के लिए, तो भैया यार शनि का रत्न ना पहनना, क्यों
क्योंकि शनि का एक भाग अष्टमेश हो जाता है और अष्टमेश के रत्न नहीं पहनते। और ऐसी स्थिति में शनि कहीं छठा, आठवां और 12वां बैठा हो तो बिल्कुल शनि के रत्न नहीं पहनना, ठीक है। क्या पहनना? गुरु का रत्न पुखराज पहना जा सकता है, ठीक है, पुखराज के लिए मैं मना ही नहीं करूंगा। और बुध का रत्न पन्ना भी पहना जा सकता है। और शुक्र का रत्न हीरा इसलिए नहीं पहनना क्योंकि इसका एक भाग द्वादशेश है, 12वां है, नहीं पहनना, ठीक है। अब इसके बाद सूर्य का रत्न माणिक तो बिल्कुल नहीं पहना जा सकता। चंद्रमा का रत्न मोती बिल्कुल नहीं पहना जा सकता, चंद्रमा मारक भाव का स्वामी है, ठीक है। और मंगल का रत्न जो है मूंगा बिल्कुल भूल के भी ना पहनना, ठीक है। तो क्या पहनना? मैं मिथुन लग्न के वालों के लिए, मिथुन लग्न के जातक के लिए मिथुन लिख देता हूं यार, यहाँ नहीं तो कंफ्यूज होगा, है ना। ये मिथुन, हाँ ठीक है। मिथुन लग्न के जातक के लिए आपको क्या पहनना? आप पन्ना पहन सकते, बुध का रत्न पन्ना, ठीक है। और गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते। क्या नहीं पहनना? शनि का नहीं पहनना, हीरा नहीं पहनना, और मूंगा नहीं पहनना, और तो और सूर्य का माणिक नहीं पहनना, और चंद्रमा का ये नहीं पहनना। अब ऐसा बोलने से कि लोगों के ज्योतिषियों के धंधे चलेंगे नहीं। ये वीडियो देख के वो लोग भी चिढ़ते हैं जो रत्न बेचते हैं कि यार इस तरीके का ये एस्ट्रोलॉजर बताएगा तो हमारे धंधे तो खराब हो जाएंगे। क्योंकि रत्न बेचने वाले को लगता है कि यार कोई भी आए इसको तो रत्न टिकाओ और अपना कमीशन मोटा लो और अपना घर भरो, भाड़ में जाए दुनिया। उसका काम है रत्न बिकता, उसका काम है रत्न बेचना। जो कि आपकी ग्रहों की दशाएं चले तो रत्न कारगर है। अब देखो राहु में बुध चल रहा है, बुध का रत्न पहनो तो मान लिया कि कारगर होगा। अब आप शनि का रत्न पहन रहे हो साहब, क्या मतलब यार? गोमेद, अब गोमेद पहना जा सकता है, आप बोले राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है, लेकिन राहु 8वां, 6वां और 12वां नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि राहु 6, 8, 12वां बैठा हो तो गोमेद को भी धारण नहीं करना, ठीक है। बात काम की बता दिया हूं। यहां से वीडियो लगभग मेरा खत्म हो गया, जिसको नहीं देखना ना देखे। मैं अब उपाय बता रहा हूं। राहु में बुध चल रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम से के अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, सबसे अच्छा विकल्प है तदोष परिहारतम विष्णु सहस्त्रकम जपेत। विष्णु सहस्त्र नाम जप करो। ये विष्णु सहस्त्र नाम गीता प्रेस का 206 नंबर का कोड है इसका। किताब का खरीद लो भैया, बड़े आसानी से उपलब्ध है तो हर जगह, है ना। गीता प्रेस तो सस्ता बेचते हैं। अब बुध के बीज मंत्र ओम बुद्धम ओम बुम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रों सह बुद्धाय नमः, ओम ऐम श्रीम श्रोम बुद्धाय नमः, इसका जप कर लो। किसने मना किया? ये बुद्ध का वैदिक मंत्र। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृति त्वमिष्टाम पूर्ते स्वगम ग्वम सर्जे थामायम चा अस्तिंत सत सस्ते अध्युस्तरस्मिन् विश्वे देवे यजमानश्च सीदतः। ये जो बिंदु है ये इसका, ये ग्वम, इसको इसका सिंबल रहता कई जगह, ये ग्वम बोलते हैं इसको, ठीक है। बुध का नवग्रह स्तोत्र में मंत्र भी है, प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिम बुधम सौम्य सौम्यम गुणम वेदम बुद्धा वाम्यम। उपरोक्त बुध की जप की संख्या 9000 बताई है भैया, ठीक है। उसका दशांश हवन 900 होता है। तो ये मंत्र जप में बड़ी ताकत है, लेकिन अभी जनता थोड़ी भाग रही है, उनको नगी नहीं चाहिए, बुध का पन्ना ही चाहिए। ये बुध का एक तो गायत्री मंत्र है, ओम सोम रूपाय विद्महे वाणिशाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्, है ना। इसका भी पाठ करते हो। बुध कवच भी होता है, बुध मंगल स्त्रोत भी होता है, बुध अष्टोत्तर शत नामावली भी होता है, श्री बुध पंचविंशति नाम स्त्रोत भी होता है। अनेक विकल्प है। ये बुध कवच है, यहाँ से आप चाहे तो ये बुध कवच को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये राहु कवच भी है। अब राहु की भी दशा से तो राहु का भी पढ़ लो भैया थोड़ा सा। ये राहु स्तोत्रम भी दे दिया हूं मैंने यहाँ पे, है ना, आपके भले के लिए। इसके बाद देखो बुध दोष निवृत्ति के दान। यदि बुध की दान की वस्तु है तो बुध के लिए नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी, सोना, घी, कांसा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी, समस्त पुष्पों का दान करने से बुध के दोष समाप्त होते हैं। जैसे कि किसी का बुध नीच का हो, 6, 8वें 12वें भाव में हो, तकलीफ दे रहा हो, तो ये उपाय सुझाए गए हैं। इसके बाद अमृत कुंभ ग्रंथ से बताया है कि लाल वस्त्र, नीला वस्त्र, नीला धान्य, लाल सोना, चंदन, नारंगी आदि समय पर उपलब्ध फल का दान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है। बुध का दान बुधवार को करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यदि बुध गोचर में खराब हो सकता है बुध आपका लग्न से 6, 8वें 12वें में चला गया हो, और कोई ज्योतिषी बताता हो कि बुध आपका लग्न से 6 चला गया, चंद्रमा से 12वां चला गया, तो उसके लिए आप जो है ना बुध दोष निवृत्ति के लिए औषधि स्नान है, गोबर, चंदन, चावल, फल, चंदन, शहद, सीप, भाव, मूल, स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है। ये हर चीज़ का मैं आपको यहाँ तोड़ बता दिया हूँ, काफ़ी डिटेल मेरा वीडियो होता है। बुध के लिए विधार की जड़ भी धारण कर सकते हो। जिसके पास रत्न ना हो
कोई गरीब आदमी हो, पन्ना ना हो उसके पास, पन्ना महंगा आता है, ठीक है। तो विधार की जड़ हाथ में बुधवार के दिन मंत्र जाप करके कर सकते हो, आप धारण कर सकते हो। बुध के लिए स्वर्ण दान की बात कही गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से लगभग मेरा वीडियो खत्म है। और ये मैं आपको सभी को बोलता हूँ, यदि बुध में गुरु चल, राहु में बुध चल रहा है, तकलीफ हो रही, तो नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो। नवग्रह स्तोत्र करने से 9 ग्रहों की शांति होती है, ठीक है। तो बाकी राहु शांति के लिए देखो, राहु की दशा चल रही है तो जरूर राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये अपना जो है सात्विक उपाय है, बिल्कुल बड़े लाभ होते हैं। और फाइनल बात यह है कि नारद भक्ति में लिखा है, शुद्ध भक्ति से गृह शांति होती है, कोई चिकल्लस पालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा मोटी मोटी रकम खर्च करने से आपको कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। जो डेस्टिनी है वो अपना काम करेगी। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो शुद्ध भक्ति करेगा उसके समस्त प्रकार के ऋण दुनिया के, जैसे कि समस्त ऋण, जैसे मात ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, तीर्थ कर्म ऋण, तरण ऋण, पता नहीं कितने ऋण होते हैं। यदि कोई भक्ति करता है तो पृथ्वी माता नाचने लगती है, सारे उसके पितर नृत्य करने लगते हैं। ईश्वर भक्ति में इतनी ताकत है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद कई जो परंपरागत रूप से जप तप करते हैं, कोई विष्णु सहस्त्रनाम, कोई शिव सहस्त्रनाम, कोई महामृत्युंजय जप, कोई गुरु प्रदत्त स्वाध्याय करता है, मंत्र पढ़ता है, पठन रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, नारायण कवच, गदंद मोक्ष, राम रक्षा स्रोत, ललिता सहस्त्रनाम और कितने प्रकार के सहस्त्रनाम भारत में दिए हुए हैं, ठीक है। यदि इन सब का वो पाठ करता है तो उसको फिर डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा निवेदन यह है कि आपको धन खर्च नहीं करना है, डरना नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर बुद्धि राहु बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैंने जो उपाय बताया काफ़ी कारगर है और उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो सूर्य महाराज वो मकर में चले गए और जैसे ही सूर्य महाराज मकर में जाते हैं तो सारे शुभ काम करने की अनुमति मिल जाती है। तो कल जो दिनांक 14 थी उसमें लगभग 2:12-13 पे बुध महाराज, जो सूर्य महाराज मकर में चले गए, मकर संक्रांति चालू हो गई और समस्त प्रकार के जो शुभ कार्य करने की अनुमति मुहूर्त के अनुरूप अब हो चुकी है। तो यहाँ से मेरा वीडियो एंड होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को सजेस्ट करें देखने के लिए, जिससे कि लूटपाट से आप बचो। और दिमाग में जो रत्नों के बारे में आपने बिठा लिया है कि रत्न पहनने से ही ऐसा हो, गलत है। क्यों? रत्नों के विषय में ऋषि पाराशर मौन है। ऋषि पाराशर ने रत्नों के विषय में कुछ बोला ही नहीं। देखो कितनी अजीब बात है। जिस पाराशर की एस्ट्रोलॉजी पे आप विश्वास करते हो, उस ऋषि पाराशर ने रत्नों के बारे में नहीं बोला, लेकिन पूरी भारत में नहीं दुनिया में रत्नों का संसार चल रहा है। ये कलयुग है भाई, यहाँ ऐसे ही चलेगा। जो चीज़ नहीं बताया गया है उसी का प्रचार होगा, क्योंकि रत्न में कमीशन है। हरे कृष्णा।